हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। और भैया इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे फिजिक्स का तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। तो इस बार भी पूरा का पूरा चांस है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अगर सिलेबस पढ़े रहेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, अरे सर न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते, क्या करें। तो भैया कोई जड़ी बूटी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतनी ही आसानी से आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए, उसके बाद में उसमें जो वैल्यूज दी गई है उसको लिखिए और फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश है, मतलब आपको आवेश निकालना है। आपको दिया क्या गया है, दो चीजें दी गई हैं, एक तो क्षेत्रफल दिया गया है, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। अब निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है हमें, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सारी चीजें हमें दी गई हैं, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि गलती जहां स्टूडेंट करते हैं वो कहां करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए इक्वल टू हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको पहले मीटर स्क्वायर में बदलना है भैया। तो देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, अगर सिर्फ 100 सेंटीमीटर दिया जाता उसको हमें मीटर में बदलना होता तो हम क्या करते, 100 को किससे डिवाइड कर देते, 100 को डिवाइड कर देते। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 को 2 बार डिवाइड कर देंगे नीचे। ठीक है, इसको 2 बार डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, मतलब ध्यान से समझिएगा, यहां पर समझने वाली चीज है। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर अगर केवल होता तो हम 100 को 100 से डिवाइड करते। ठीक है, वो मीटर में बदल जाता, लेकिन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में डिवाइड करना है तो नीचे हम 2 बार 100 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 100 को हम 10,000 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बटा ये 100 गुणे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलोगे, देखिए 10 के पावर 4 को ऊपर लाएंगे, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, समझाने को मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल हमारा है ए, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर में
चेंज हो चुका है। यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, आप जैसे भोले भाले स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में नहीं बदलेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, तो वहां पर आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी वैल्यू दी गई है वैसे हमें इसमें एक्सचेंज करना है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी गई है, उसको भी आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें निकालना है आवेश। ठीक है, आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ये जो न्यूमेरिकल है भैया, ये 2-3 स्टेप में सॉल्व होगा। मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये न्यूमेरिकल आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें निकालना है आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, क्या होता है, यहां पर मैं लिखता हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, C इक्वल टू हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, अगर मान लीजिए परावैद्युतांक है भैया तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D होगा। ठीक है, फैरड भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक होता है फैरड। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें निकालना है आवेश। तो आवेश इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CB होता है, सबको पता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेटों पर आवेश जो होगा, लिख दीजिए यहां पर प्लेटों पर आवेश। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर D क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है क्षेत्रफल, D आपका है प्लेटों के बीच की दूरी। देखिए समांतर प्लेट में क्या होता है, ऐसे दो प्लेटें होती हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखिए प्लेटों पर आवेश कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV होता है, पता है कि नहीं पता है, मैंने पहले बताया था Q इक्वल टू होता है CB। जब मैं आवेश पढ़ा रहा था तब भी बताया था, जब मैं धारिता पढ़ा रहा था तो भी बताया था C इक्वल टू Q अपान B। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा Q इक्वल टू CB। अब यहाँ से हम Q कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए C की हमें वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अपान D इंटू V आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू V आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आवेश का। लेकिन यहां पर देखिए हमें करना क्या है, हमें एक चीज और पता है, मैं साइड में लिखूंगा। देखिए ये जो V अपान D इक्वल टू होता है, इसी फॉर्मूले को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू V अपान D। ठीक है, V अपान D देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट A हमने लिख दिया और V अपान D लिख दिया, वही सेम चीज है। ठीक है, अब देखिए V अपान D इक्वल टू होता है E, ये हमने पढ़ा है आगे। ठीक है, मतलब विद्युत, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया है। ठीक है, इसको बाद में हम काम में लाएंगे। अब देखिए हमने पढ़ा है चूंकि V अपान D इक्वल टू E इक्वल टू होता है आपका V अपान D। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो V अपान D के बराबर भी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम V अपान D के जगह पर E कर देंगे, तब हमारा आवेश का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पर हम रखेंगे, देखिए Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा
Q इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये D आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, ठीक है, यानी कि इसके जगह पर देखिए V अपान D के जगह पर हम E को रख देंगे, ठीक। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो जो वैल्यू दी गई है उसको यहीं पर रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे जो मेन है, ठीक, इसको हम इरेज कर देंगे पूरा। अब देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, ये देखिए 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, तो यहां पर रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, इंटू एरिया भी हमें दिया गया था, हमने निकाला था, जो क्षेत्रफल निकाला था कितना आया था, आगे देख लीजिए आप वीडियो को थोड़ा आगे करके, 100 इंटू 10⁻4 आया था, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है 100, ठीक है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा 8.85 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू देखिए ये 100 है, ये 100 है, दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 10,000, ठीक है, इंटू 10⁻4 हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहां से हम Q निकाल लेंगे भैया, Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, देखिए 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻4 हमारा ऑलरेडी है, ठीक। अब इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेंगे, इस साइड में, ठीक, तो Q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, देखिए 10⁻4 है, ये -4 है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 10⁻0 बचेगा, ठीक है, 10⁻0, तो हमारा ये आ जाएगा Q इक्वल टू, देखिए 8.85 इंटू 10⁻12, और देखिए 10 के पावर अगर 0 है तो भैया इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर 0 उसके घात में है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, तो ये हमारा इतना कूलाम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आवेश। देखिए थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था 2-3 जगह, अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू दी गई है उसको हमें लिख लेना है, ठीक है। लास्ट में हमारा जो आवेश आएगा वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम आएगा, ठीक है, बस सिंपल सा है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले जो दिया गया है उसको लिखिए आप, ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फिर वहां से आवेश निकाल लेना है। अब हमें पता है कि V/D इक्वल टू E होता है, ठीक, फिर हमने ऐसे फॉर्मूला लगा दिया और एटलीस्ट हमारा ये आंसर आ गया, ठीक, बस हो गया, सिंपल सा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखिए ये एक न्यूमेरिकल था, थोड़ा मैंने आपको ध्यान से समझाया है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं थोड़ा आगे करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 का क्वेश्चन है जिसका नाम है वैद्युत धारा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर पूछा जाता है, मतलब आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि J कैप इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर होता है, जहां E है चालक का वैद्युत क्षेत्र, J है धारा घनत्व तथा सिग्मा है विशिष्ट चालकता। मतलब आपको प्रूफ करना है भैया कि जो हमारा J होता है, J वेक्टर इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है, ये होता है, ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। मतलब वेक्टर रूप में मैंने बताया, इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो देखिए कुछ है नहीं, इसमें 2 डेफिनेशन लगेगा, उसी की सहायता से हम इसको प्रूफ कर देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है भैया, यदि चालक
का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो रो है, ठीक है, रो है। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता का भैया फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। सबको पता है, विद्युत धारा चैप्टर में आपने पढ़ा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा आपका है विशिष्ट चालकता, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहां पर एक फॉर्मूला और लगेगा, ठीक है, चूंकि लिखेंगे यहां पर, चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू देखिए दो फॉर्मूला इसका होता है। रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है E/J, ये इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। रो इक्वल टू E/J एक फॉर्मूला आपका ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो के जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर कैसे रखोगे, देखिए, चूंकि यहां पर लिखेंगे क्योंकि सिग्मा इक्वल टू है हमारा 1/रो, कितना है? सिग्मा इक्वल टू है 1/रो। तो हम करेंगे क्या, देखिए, इस रो के जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि रो इक्वल टू E/J होता है। E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J है आपका धारा घनत्व, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो के जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, दो डेफिनेशन, दो फॉर्मूला आपको लगाना है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू हमारा होगा, देखिए, 1/रो के जगह पर क्या रखेंगे, E/J रखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहां पर हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए, इस एक के नीचे हम एक मान सकते हैं, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ये J हो जाएगा, ठीक है, अपान E हो जाएगा, ठीक है, अपान E हो जाएगा। बस यही से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, J इक्वल टू हम लिख सकते हैं, J इक्वल टू इस E और सिग्मा का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू E, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, और यही हमें प्रूफ भी करना था। लेकिन अगर आपसे कोई कहे भैया इसको वेक्टर रूप में लिखो, तब क्या करोगे, ठीक है। तो वेक्टर रूप में भी हम लिख देते हैं, वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में कैसे लिखोगे इसको, तो सिंपल सा है, देखिए, J को हम लिख देंगे J वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू E वेक्टर, ठीक है। ये आपका वेक्टर रूप में लिख जाएगा, बस हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने में कुछ नहीं है, हमें पता है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो जो होता है, रो होता है, तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू E/J। बस हमने क्या किया, इस रो के जगह पर इस वैल्यू को रख दिया, हमारा लास्ट में J इक्वल टू सिग्मा इंटू E आ गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, बस हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए, यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मैंने बताया एक और फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक। इसको ऐसे आप लोग ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको बताना क्या, इसका मात्रक और विमा। तो आप लोग मात्रक कैसे निकालोगे, तो यहां पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे हम,
मात्रक। और देखिए मात्रक मैं साइड में निकाल रहा हूं, यहां पर हम लिखेंगे, साइड में मैं समझाऊंगा कि मात्रक कैसे निकालोगे। देखिए फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम, ठीक है। और ये आपका ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपान एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। तो देखिए मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा, बचा क्या, ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। या इसका छोटा मात्रक अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं हम ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, छोटा वाला मात्रक, ठीक है। एक तो होगा ओम मीटर, एक ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है कि भैया बीमा कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी बीमा निकालते हैं हम लोग, साइड में वो भी निकालेंगे समझाने के लिए। देखिए ये आर है, आर की बीमा क्या होती है, प्रतिरोध की बीमा हमारी होती है ml2 t के पावर -3 a के पावर -2, ये होती है प्रतिरोध की बीमा, ठीक है। ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा होगी L2, ठीक है, L2 लिखेंगे, L2 इसकी बीमा होगी, ठीक है। मतलब जो जो आपके फॉर्मूले में दिया गया है उसकी बीमा यहाँ पर लिख दीजिए, फिर आपको माइनस प्लस कर देना है, आपकी बीमा आ जाएगी। L क्या है, लंबाई, लंबाई की बीमा L होगी। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा M, देखिए L2 है, ये L2 है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ML4 हो जाएगा, ठीक है। t के पावर -3 है, ऐसे ही रहेगा, a के पावर -2 है, ये भी ऐसे ही रहेगा। नीचे हमारा L है, इसको ऊपर लाएंगे, L के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, देखिए M, अब देखिए L4 है, ये -1 है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, तो ML3 हो जाएगा, t के पावर -3 a के पावर -2। और यही होगा हमारी बीमा किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। तो आप लोग इसको वहां पर लिख सकते हैं, मैं वहीं पर लिख देता हूं, सिंपल सा है। क्या लिखेंगे, ML3 t के पावर -3 a के पावर -2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने बताया, मात्रक बताया और बीमा बताई, तीनों बता दिया, सिंपल सा है। फॉर्मूला ये होता है, इसी की सहायता से हमने मात्रक निकाल लिया और इसी के हेल्प से हमने बीमा भी निकाल लिया। तो अगर आपको किसी भी राशि का फॉर्मूला पता है तो यू कैन फाइंड आउट यूनिट एंड डायमेंशनल वेरी इजीली, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग अब नोट करेंगे, फिर हम लास्ट क्वेश्चन अपना जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर पूछा जाता है, या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में। देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताइए। देखिए आपने अपवाह वेग और धारा में संबंध पढ़ा होगा, ठीक है। अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध पढ़ा होगा, बट यहाँ पर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और श्रांति काल में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए अपवाह वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपवाह वेग, इसी को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं VD से। VD इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है EV/ml इंटू टाउ, ठीक है, इंटू टाउ, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है भैया, यही रिलेशन दर्शाता है अपवाह वेग और श्रांति काल में। श्रांति काल क्या है, यहाँ पर टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन क्या है। देखिए यहाँ पर VD तो हमें पता है अपवाह वेग है, E क्या है, E जो है भैया ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो आपका E है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, ये आपका E है। V क्या है, V क्या है, ये विभवांतर है, या आप लिख सकते हैं इसको तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है,
ये हमारा V है, ठीक। उसके बाद में पूछा जाए, अगर कहा जाए कि भैया यहाँ पर जो m है ये क्या है, स्मॉल m, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, सिंपल सा है, इसको तो आप लिख ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी बताना है तो हम अर्थ भी बताएंगे भैया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में L क्या है, L है चालक तार की लंबाई, या फिर आप लिख सकते हैं L को धात्विक तार की लंबाई, धात्विक तार की लंबाई, ठीक है। और टाउ क्या है, टाउ तो हमारा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इन्हीं दोनों में रिलेशन बताना था। टाउ हमारा है श्रांति काल, क्या है ये, श्रांति काल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए, तो आप लिखिए Vd = EV/ml × टाउ, ठीक है। जहां E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है तार के सिरों के बीच विभवांतर, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L है धात्विक तार की लंबाई और टाउ है श्रांति काल, ठीक है। तो देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो हमारा लेक्चर है वो आज का यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट, समझना ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग वीडियो को देख सकते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जो भी पढ़ें उसको आप फाइनली पढ़ें ताकि उसको बाद में पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।